बात करीब 1979 की है। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था और उस दौर में इलाहाबाद में नए नए कॉलेजेस बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे, जमकर ठेके बांटे जा रहे थे। इन ठेकों से सबको अमीर बनने का चस्का लग गया था। नए लड़के इनके लिए कुछ भी कर सकते थे। वो अमीर बनने के लिए कुछ भी से मतलब है ना, कुछ भी कर सकते थे। हत्या, अपहरण, मर्डर जैसी चीज़ों से नहीं डर रहे थे। इसी इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया। इसी साल यानी कि 1979 में चकिया में एक लड़का हाई स्कूल में फेल होता है। उसके पिताजी स्टेशन पर, इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। नाम था फिरोज, लेकिन उसे अपने पिता की तरह तांगा नहीं चलाना था। अमीर बनने का चस्का उसे भी लग गया था। इसी के चलते उस पर महज 17 साल की उम्र में लगता है हत्या का आरोप। इस आरोप से होता क्या है? इस आरोप से फायदा ये होता है कि उसका धंधा चल निकलता है, रंगदारी वसूली जाने लगती है। एक गुंडा निकल कर आ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, जब एक गुंडा निकल कर आ रहा था तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस उसे शह दे रही थी। शह इसलिए दे रही थी क्योंकि वहां पर एक गुंडा पहले से था, तो उसका खौफ खत्म करने के लिए इसका खौफ बढ़ाया जा रहा था। लेकिन शायद तब पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि जिस खौफ को वो पनाह दे रहे हैं वो आगे चलकर इतना खतरनाक होने वाला है कि जज भी उसके खिलाफ फैसला सुनाने से खुद को अलग कर लेंगे। जेल प्रशासन उसे अपनी जेल में नहीं रखना चाहेंगे। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना हुआ बना लिया है तो भैया नाम भी बता दीजिए। इस तांगे वाले के लड़के का नाम था अतीक अहमद। जी हाँ, वही अतीक अहमद जो इस वक्त खूब चर्चा में है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार भी अतीक के परिजनों से लेकर अतीक अहमद तक की प्रॉपर्टी कुर्क करने से लेकर बुलडोजर चलाने तक खूब चल रहा है। चर्चा एक चीज की और हो रही है। अतीक अहमद पर इस वक्त 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उससे मिलने वाले ये बताते हैं कि आप उसकी आंखों में आंखें डालकर तक नहीं देख सकते, इतना खौफ उसके अंदर है। लेकिन इस वक्त वो खौफ में है। पत्नी ये कह रही हैं कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि उन्हें साबरमती जेल से, जी हाँ, गुजरात के साबरमती जेल से पूछताछ के लिए लाया जा रहा है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा है कि गाड़ी पलट जाए तो कुछ पता नहीं। ये गाड़ी पलटने वाली टर्म और ये बुलडोजर पिछले कुछ वक्त से बहुत चर्चा में है। इन पर भी बात होगी, लेकिन आज बात करते हैं उस चीज़ पर कि अतीक अहमद कैसे पुलिस की शय से लेने से लेकर हर एक चीज़ को पार करता हुआ आज इतना बड़ा खौफ का नाम बन गया। कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली नेता ने अपने पैर जमाए और कैसे सबके सर पर चढ़कर इसने राज किया। आज इसी की कहानी आपको असद बताएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद में नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे। इस दौरान नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हुआ। इसमें से अतीक अहमद भी एक थे। उन पर 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और इसके बाद उसका धंधा खूब चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। पुराने शहर में उन दिनों चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुराने जानकार बताते हैं कि पुलिस भी चौक और रानी मंडी की तरफ जाने से डरती थी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला चला गया तो पिटकर ही वापस आता। लोग कहते हैं कि उस समय तक चकिया के इस 20-22 साल के लड़के अतीक को ठीक ठाक गुंडा माना जाने लगा था। पुलिस और नेता दोनों उसे शह दे रहे थे। वो चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाह रहे थे। इसके लिए खौफ के बरक्स खौफ को खड़ा करने की कवायद की गई। साल था 1986। प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, केंद्र में राजीव गांधी थे। अब तक चकिया के लड़कों का गैंग चांद बाबा से ज्यादा उस पुलिस के लिए ही खतरनाक हो चुका था जिसे पुलिस ने शह दी थी। अब पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली ढूंढ रही थी। एक दिन पुलिस अतीक को उठा ले गई, लेकिन थाने में नहीं बल्कि किसी को कुछ नहीं बताया। लोगों को लगा कि अब काम खत्म। लोगों ने खोजबीन शुरू की। इलाहाबाद के ही रहने वाले एक कांग्रेस के सांसद को बताया गया। वो सांसद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीब था। दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन गया इलाहाबाद और फिर पुलिस ने अतीक को छोड़ दिया। लेकिन अब अतीक पुलिस के लिए नासूर बन चुका था और वो उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहती थी। इस बात की अतीक को भी भनक लग गई थी। एक दिन भेष बदल कर अपने एक साथी के साथ वो कचहरी पहुंच गया बुलेट से और एक पुराने मामले में जमानत तुड़वा कर सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर टूट पड़ी। उसके खिलाफ NSA लगा दिया। बाहर लोगों में मैसेज गया कि अतीक बर्बाद हो गया है। लोगों में सहानुभूति पैदा हो गई। 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आया। जेल से आते ही उसने इस सहानुभूति का फायदा उठाया। साथ मिला उसी कांग्रेसी सांसद का, जिसकी वजह से वो जिंदा बच पाया था।
लेकिन अब बचने के लिए सियासत ही काम आ सकती थी और ऐसा ही हुआ। 1989 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए। इलाहाबाद पश्चिमी से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा। सामने था चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंग वॉर हो चुकी थी। अपराध जगत में अतीक की तरक्की चांद बाबा को अखर रही थी। यही कारण था कि चांद बाबा ने सीधा चुनौती दी, लेकिन हार गए। अतीक अहमद विधायक बन चुका था। कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। बीच चौराहे भरे बाजार। धीरे धीरे एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मार दिए गए, बाकी भाग गए। बाबा का दौर खत्म हो चुका था। अब भाई का दौर आ गया था। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से टिकट लेने से खुद ही मना कर देते। यही कारण था कि अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 93 में भी लगातार चुनाव जीते। इस बीच सपा से नजदीकियां बढ़ी। 1996 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। 1999 में अपना दल का हाथ थामा और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाया। 2002 में अपना दल से ही चुनाव लड़ा, पुरानी सीट से, और 5वीं बार शहर पश्चिमी से विधानसभा पहुंच गया। चांद बाबा लोकल गुंडा था। अतीक चकिया या इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। यही कारण था कि वो विरोधियों को खत्म कर देता था, चाहे वो चांद बाबा हो या फिर राजू पाल। जी हाँ, 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक की सपा में वापसी हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में फुलपुर से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हुई तो अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम और अशरफ को वहां से मैदान में उतारा, लेकिन जीत नहीं पाया। 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने बसपा के राजू पाल। वही राजू पाल जिसे कभी अतीक का दाहिना हाथ कहा जाता था। राजू पर भी उस समय 25 मुकदमे दर्ज थे। अतीक के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू विधायक बने। अगले 5 महीने नवंबर में ही राजू के ऑफिस पर बमबारी हुई और फायरिंग हुई, लेकिन राजू बच गए। दिसंबर में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। राजू ने सांसद अतीक से जान का खतरा बताया। 25 फरवरी 2005 राजूपाल के काफिले पर एक बार फिर हमला किया गया। राजूपाल को कई गोलियां लगी। फायरिंग करने वाले फरार हो गए। पीछे की गाड़ी में बैठे समर्थकों ने राजूपाल को एक टेम्पो में लादा और अस्पताल की ओर लेकर भागे। फायरिंग करने वालों को लगा कि राजूपाल अभी जिंदा है। एक बार फिर से टेम्पो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी गई। करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया गया और गोलियां मारी गई। अंत में जब राजूपाल जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मरा घोषित कर दिया। आरोप लगा अतीक पर। राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक के भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। इनमें से फरहान के पिता अनीस पहलवान की हत्या का आरोप राजूपाल पर था। 9 दिन पहले ही राजू की शादी हुई। बसपा समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहुत बवाल हुआ। राजूपाल की हत्या में नामजद होने के बावजूद अतीक सत्ताधारी सपा में बने रहे। 2005 में उपचुनाव हुआ। बसपा ने पूजा पाल को उतारा। सपा ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी थी और वो विधवा हो गई। लोग बताते हैं कि पूजा मंच से अपने हाथ दिखाकर रोने लगती, लेकिन पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अतीक का खौफ था। अशरफ चुनाव जीत गया। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन वो माफिया वाली अपनी छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया। बल्कि ये कहा जाता है कि सफेद पोश होने के बाद उसके अपराधों की संख्या में और तेजी आई। सियासत की आड़ में अतीक अपना आपराधिक साम्राज्य मजबूत करता रहा। यही वजह है कि उसके ऊपर दर्ज अधिकतर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए दर्ज हुए। लोग कहते हैं कि वो अपने विरोधियों को छोड़ता नहीं है। 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नसनन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बताए जाने वाले भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजूपाल की हत्या। इसी राजूपाल की हत्या का गवाह उमेश पाल था, जिसके हत्याकांड में अब फिर से बवाल उठ रहा है। बताते हैं कि जो भी अतीक के खिलाफ सर उठाने की कोशिश करता मारा जाता। अतीक के खिलाफ 83 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अशरफ और अतीक दोनों को मिला दें तो दोनों पर 150 से ज्यादा मुकदमे हैं। उसके गैंग में 120 से ज्यादा शूटर रहे। इलाहाबाद के कसारी मरारी, बेली गांव, चकिया, मरियाडी और धूमनगंज इलाके इनके आपसी गैंग वॉर से अक्सर दहलते रहे हैं। फिर आता है साल 2007। इलाहाबाद पश्चिमी से एक बार फिर पूजा पाल और अशरफ आमने सामने थे। इस बार पूजा ने अशरफ को पछाड़ दिया। अतीक का किला ध्वस्त हो चुका था। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर कर दिया। मायावती सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए गैंग का चार्टर तैयार हुआ।
पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज हुआ IS 227, IS यानी इंटरस्टेट। उस वक्त गैंग में 120 से ज्यादा मेंबर थे। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को भी अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान अतीक फरार रहा। एक सांसद जो इनामी अपराधी था उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से यूपी पुलिस आई और अतीक को ले गई, जेल में डाल दिया गया। साल था 2012। अतीक अहमद अब जेल में था। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उसने अपना दल से पर्चा भरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को बेल दे दी। अतीक के पास गढ़ बचाने का यह अंतिम मौका था। अतीक खुद पूजा पाल के अब सामने उतरे, लेकिन जीत नहीं पाए। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के शर्ट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। शर्ट्स मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती कर दी, पुलिस को फटकार लगाई और अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही है। 2017 में जब योगी सरकार आई तो मरियाडी डबल मर्डर की फिर से जांच हुई। पुलिस ने खुलासा किया तो सब चौंक गए। पुलिस ने आरोप लगाया कि अलकमा की हत्या अतीक, अशरफ और आबिद प्रधान ने कराई है। केस चलता रहा। इस बीच फुलपुर लोकसभा के लिए उपचुनाव घोषित हुए। इस सीट से बीजेपी सांसद केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम बने। सांसदी से इस्तीफा दे दिया। जेल में बैठा अतीक भी वहां से चुनाव लड़ गया, निर्दलीय, और हार गया। इसी दिसंबर में एक बिजनेसमैन को किडनैप किया जाता है। इसके बाद अतीक अहमद को देवरिया से बरेली जेल भेज दिया गया। वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से हाथ खड़े कर दिए। लोकसभा चुनाव सामने थे, अतीक को कड़ी सुरक्षा में रखना जरूरी था, सो इलाहाबाद के नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उधर देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिए। अतीक अहमद और उसके बेटे के अलावा 4 सहयोगियों और 10-12 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी के बाहर शिफ्ट किया जाए। उसके बाद यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कराया। बहरहाल अब साबरमती जेल से अतीक अहमद को यूपी लाया जा रहा है जांच के लिए। इस दौरान डर भी है कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए। ये डर कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है वो बात दूसरी है, क्योंकि अतीक अहमद जो कभी इतना खौफ रखता था आज खुद खौफ में है। आपको क्या लगता है कि किसी एक खौफ को ख़त्म करने के लिए दूसरे खौफ को पनाह देना कितना सही है कितना गलत है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी फिल्मी लगती है लेकिन हकीकत है। वो कहते हैं ना कि फिल्में भी तो हकीकत पे ही बनती हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।